Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया चल रहा है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके बताएं आप कैसे हैं आप लोग, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से बताएं कैसे हैं आप लोग। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। डायपोल के बारे में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। एट एंड ऑन पोजीशन के लिए पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने ब्रॉड ऑन पोजीशन के लिए पढ़ा था। उसके बाद हमने एट एनी पोजीशन के लिए पढ़ा था। तो फिर से आपको मैं याद दिला देता हूं कि एंड ऑन पोजीशन के लिए किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती थी, 2kp/r3। और हमारे ब्रॉड ऑन पोजीशन के लिए kp/r3 आती थी। ब्रॉड ऑन पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी एंड ऑन पोजीशन से आधी होती है। और उसके बाद किसी भी एट एनी पॉइंट पे किसी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी, kp/r3 रूट में 3cos²θ+1। अच्छा, उसी कहानी को हम दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन अब की बार हम किसके बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आपका हेडिंग क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे हम। तो ध्यान से अगर आप देखें तो क्या लिखूंगा, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल मतलब एंड ऑन पोजीशन के लिए, एट एक्सियल पोजीशन, या फिर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन। ब्रॉड ऑन पोजीशन के लिए आपसे पोटेंशियल की बात की जा रही है, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वही फिगर दोबारा बनेगा, हर चर्चा वही होगी, लेकिन अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। मीन्स अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे थोड़ा तेज बोल दूं, है ना। थोड़ा तेज इसलिए बोल दे रहा हूं क्योंकि वैसे ही चर्चा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने चर्चा की थी, वहां धीमा धीमा समझाया था आपको, बहुत आहिस्ता आहिस्ता समझाया था आपको। तो अब की बार मैं थोड़ा सा तेज बोलूंगा, थोड़ा सा तेज बोल के मैं अपने टॉपिक को जल्दी से कवर करूंगा। ध्यान से अगर आप देखें तो दोनों की, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू अगर -q है, इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, +q है। ये आपका मिड पॉइंट है। इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 12 है। इनके बीच का सेपरेशन 12 है। और मिड पॉइंट से किसी भी r पोजीशन पे आपको क्या निकालना था, किसी भी r पोजीशन पर एट पॉइंट p मुझे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी थी। तो अगर इस डायपोल के कारण यहां पे पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों अलग अलग चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल लगाएंगे, यहां पोटेंशियल निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे, उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। अब एक बात और कि पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल क्या है हमारा, एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर की तरीके से जोड़ा जाएगा, मतलब डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा। पोटेंशियल को डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल को अगर डायरेक्ट जोड़ा जाएगा, इसका मतलब अगर मैं आपको ये कहूं कि प्लस चार्ज के कारण अगर पोटेंशियल V1 आता है उस पॉइंट पर, और माइनस चार्ज के कारण अगर पोटेंशियल V2 आता है, तो मैं नेट पोटेंशियल एट दी पॉइंट P इज इक्वल टू में क्या लिखने वाला हूं, V1 प्लस में क्या लिखने वाला हूं, V2। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपका, 1। बशर्ते हमें V1 और V2 पता होना चाहिए। V1 और अगर V2 पता हो जाएगा, काम हो जाएगा हमारा। V1 कैसे निकालेंगे, प्लस चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल की अगर बात करूंगा, ये डिस्टेंस बेटा आपका r है, ये डिस्टेंस आपका l है, तो r-l हो गया। मतलब V1 की वैल्यू कितनी हो गई, kq/r-l। तो कैपिटल V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, kq अपॉन में r में l, प्लस माइनस क्यू चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल कितना, माइनस क्यू चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल हो गया माइनस में के क्यू अपॉन में ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस आर, तो कितना हो जाएगा r+l। ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन सा पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, आपको कौन सा पॉइंट याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं जब पोटेंशियल लिख रहा हूं तो अगर माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज के कारण माइनस पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के मामले में चार्ज का साइन नहीं रखते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज, अगर चार्ज का साइन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बताता, डायरेक्शन बताता था। लेकिन यहाँ पोटेंशियल का तो डायरेक्शन होता ही नहीं है। इसका मतलब माइनस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव आएगा, और वो डायरेक्शन नहीं, वो मैग्नीट्यूड में काउंट होगा, इसलिए माइनस रखा। तो हमेशा याद रखें, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में कभी भी चार्ज का साइन नहीं रखेंगे। और अगर आपका स्केलर क्वांटिटी है तो हमेशा चार्ज का साइन रखा जाएगा।
अगर आप ध्यान से देखें तो इसको सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितने आने वाली है, बहुत अच्छे से देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, v बराबर के क्यू कॉन्स्टेंट है, सॉरी के क्यू बाहर ले लो, के क्यू यहां से बाहर हो जाएगा, 1 बाई में आर माइनस एल, फिर माइनस आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 1 बाई में आर प्लस एल। बहुत अच्छे से देखो तो ये कितना हो जाएगा आर प्लस एल, इधर जाके माइनस आर प्लस एल, आर आर कट जाएगा, बचेगा 2l। तो v पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पोटेंशियल बराबर आ जाएगा आपके पास कितना 2kql, क्योंकि यहाँ 2l बचा, और नीचे कितना आ जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन आर स्क्वायर माइनस में कितना एल स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस अरेंजमेंट। लेकिन अगर मैं डायपोल बोल रहा हूं और साथ ही साथ कंडीशन ये भी दे रखा है कि L की वैल्यू इज मच मच लेस देन स्मॉल r, अगर L की वैल्यू r से बहुत कम है, मतलब इनके बीच का सेपरेशन अगर बहुत कम है, इसका मतलब ये कि L का स्क्वायर भी और छोटा होगा r स्क्वायर से। तो if L is much much less than small r, then L square also be very very small in comparison to r square, then we can neglected L square in comparison to r square, मतलब L square की r square के सामने कोई औकात नहीं है, तो इसे उड़ा दो, मतलब जीरो, मतलब क्या कर दो जीरो, और जैसे इसको जीरो लोगे तो नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर, और नीचे अगर आर स्क्वायर बचा तो v की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, v बराबर, ध्यान से अगर आप देखें तो v बराबर कितना 2kql अपॉन में बचा आर स्क्वायर। दूसरी चीज 2kql क्या है, डायपोल मोमेंट, p बराबर चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। अगर वो डायपोल मोमेंट है तो v बराबर कितना हो गया, v बराबर बना आपके पास kp बाई में आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। अब अगर आप बहुत अच्छे से देखें तो पोटेंशियल एक वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, और अगर पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी है नहीं तो आप वेक्टर फॉर्म में भी नहीं लिख सकते इसको, तो वेक्टर फॉर्म में इसे लिखा नहीं जा सकता क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, तो यहीं पे आप छोड़ देंगे। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो भी पोटेंशियल है, अगर एक ही डायपोल के बारे में बात की जा रही है तो ये पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड आर के क्यूब का इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के पावर 2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी, v बराबर केपी बाई आर स्क्वायर, ये पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एन एक्सियल पोजीशन आया। ठीक है, जल्दी से नोट करें, फिर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। स्क्रीन पॉज करके उतारो, स्क्रीन पॉज करके उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। दूसरी चीज कि अगर आपके दिमाग में कभी ये आ जाए कि सर आपने तो राइट साइड में पोटेंशियल निकाला है, अगर हम लेफ्ट साइड में पोटेंशियल निकालते तो क्या होता। आपने तो राइट साइड में पोटेंशियल निकाला है, अगर लेफ्ट साइड में पोटेंशियल निकालते तो क्या होता, ये पी वेक्टर। तो राइट साइड में हमने पोटेंशियल निकाला जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, जिसकी वैल्यू आ गई v बराबर के पी बाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है। लेकिन लेफ्ट साइड में अगर r डिस्टेंस लिया जाए इसके सेंटर से, और अगर इसके सेंटर से r डिस्टेंस लिया जाए, यहां पे अगर पोटेंशियल निकाला जाए तो कितनी वैल्यू आएगी, तो आप कैलकुलेट करके बेटा देख सकते हैं, यहां पे वैल्यू आने वाली है v इज इक्वल टू माइनस में के पी बाई आर स्क्वायर, है ना। इधर पॉजिटिव प्लस में केपी बाई आर स्क्वायर आया, और वहां पे जब कैलकुलेट करेंगे तो वहां आ जाएगा माइनस केपी बाई आर स्क्वायर। सॉल्व करके देखिएगा, जैसे इस साइड में आपने निकाला है वैसे इस साइड में निकलेगा। इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल आएगा, लेकिन इसके नीचे क्या लिखेंगे आर माइनस एल। जब इस साइड में निकालेंगे तो ये आर माइनस एल हो जाएगा, और प्लस चार्ज के कारण आर प्लस एल हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो माइनस केपी बाई आर स्क्वायर आपको नजर आएगा, निगलेक्ट करने के बाद, एल स्क्वायर को निगलेक्ट करने के बाद, तो माइनस केपी बाई आर स्क्वायर। तो जैसे मैंने इस चीज को देखा, मैंने सीधा सीधा बोल दिया, जैसे मैंने इस चीज को देखा मैंने सीधा सीधा क्या बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज के बाद पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज के पास नेगेटिव पोटेंशियल। जैसे पॉजिटिव चार्ज के कारण प्लस के क्यू आर बाई आर स्क्वायर, और नेगेटिव क्यू के कारण कितना माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से डायपोल के केस में भी क्या होता है, अगर डायपोल के पॉजिटिव के साइड में पोटेंशियल निकालना है तो केपी बाई आर स्क्वायर ही होगा। डायपोल के नेगेटिव साइड में भी अगर पोटेंशियल निकालना है वहां भी केपी बाई आर स्क्वायर ही होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के पास निकालना है तो पॉजिटिव केपी बाई आर स्क्वायर, और अगर नेगेटिव चार्ज के पास निकालना है तो माइनस केपी बाई आर स्क्वायर।
ये ट्रिक है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम निकाल देते हैं और मैग्नीट्यूड इन डाउन पोजीशन में मैग्नीट्यूड क्या होता था, दोनों साइड सेम होता था। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बताते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इन डाउन पोजीशन में। लेकिन ब्रॉड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता था, डायरेक्शन होता था। इसी तरीके से ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन तो बताएंगे नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड प्लस चार्ज के पास केपी बाई आर स्क्वायर, माइनस चार्ज के पास माइनस केपी बाई आर स्क्वायर, दिस इज द इन डाउन पोजीशन। समझ में आया? इसको आप चाहे जैसे अपने वर्ड में लिख लेंगे कि प्लस चार्ज के पास प्लस पोटेंशियल आता है, माइनस चार्ज के पास माइनस पोटेंशियल आता है, और दोनों जगह केपी बाई आर स्क्वायर आता है। प्लस है तो प्लस केपी बाई आर स्क्वायर, माइनस है तो माइनस केपी बाई आर स्क्वायर। दूसरा नंबर क्या था, समझ गए आप? पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ब्रॉड ऑन पोजीशन भी बोल सकते हैं बेटा आप इसको, ब्रॉड ऑन पोजीशन। मतलब ये आपका डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच का सेपरेशन 12 है ना। मिड पॉइंट बेटा O हो गया, और इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर पोजीशन P पॉइंट का R है, जहां पे मुझे पोटेंशियल निकालना है इस डायपोल के कारण। तो अगर इस डायपोल के कारण निकालना है तो इस डायपोल की डायपोल मोमेंट कितनी होगी, 2QL, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 12। दूसरा चीज आपको क्या लेना है, यह अज्यूम करना है कि L की वैल्यू R से बहुत ही कम है, मतलब इनके बीच का सेपरेशन R से बहुत ही कम है, R बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो पोटेंशियल निकालना है, फिर से वही काम करना है। इस माइनस चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल निकालेंगे तो ये सेपरेशन लेना पड़ेगा, प्लस चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल निकालेंगे तो ये सेपरेशन लेना पड़ेगा, माइनस चार्ज के कारण माइनस पोटेंशियल, प्लस चार्ज के कारण प्लस पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट चार्ज का साइन रखते हुए जोड़ेंगे। तो ध्यान से अगर आप देखो तो ये L है, ये R है, तो हाँ बेटा ये कितना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पाइथागोरस दादा है ना। ये यहां भी लगेंगे पाइथागोरस भाई साहब, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अच्छा ये भी सेपरेशन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी सेपरेशन प्लस R रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो माइनस चार्ज के कारण अगर यहां पोटेंशियल में V1 कहता हूं, चलो प्लस के कारण बोल दो, प्लस के कारण हमेशा V1 बोला है ना। तो प्लस के कारण अगर यहां पोटेंशियल V1 है तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, KQ बाई R होता है। R मतलब ये वाला डिस्टेंस, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दूसरा V2 पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल कितना, माइनस में क्योंकि क्योंकि माइनस चार्ज है, अपॉन में रूट में कितना बेटा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। और अगर P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल लिखना है तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट जुड़ेगा, और जब डायरेक्ट जोड़ देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, KQ बाई में रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस माइनस KQ बाई रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। लो पूरा का पूरा कितना हो गया, 0। मतलब कि ब्रॉड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है, 0 या 0 होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 होता है, मतलब अगर इस डायपोल के परपेंडिकुलर लाइन पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट में पोटेंशियल कितना आने वाला है, 0। यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर पॉइंट में पोटेंशियल 0, हर पॉइंट में पोटेंशियल 0। समझ आ रही बात? हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अरेंजमेंट है या क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो लेकिन पोटेंशियल 0 हो। तो आंसर है हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डज नॉट इक्वल टू 0 एंड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू 0, दिस दैट टाइप ऑफ पॉइंट इज एग्जिस्ट। इस तरह का पॉइंट एग्जिस्ट करता है।
देखो डायपोल के कारण परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस डायपोल के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो भी डायरेक्शन किधर होगा, डायपोल मोमेंट के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन पोटेंशियल हर पॉइंट पे कितना होगा, जीरो। पोटेंशियल हर पॉइंट पे कितना होगा, जीरो। अच्छा, तो ये दिमाग में डाल लीजिए आप जो मैंने बताया। फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, फिर आगे बढ़ते हैं हम तीसरे पॉइंट पर। पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पोजीशन। डायपोल के कारण किसी भी पोजीशन पे आपको पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। किसी भी पोजीशन मतलब किसी भी पॉइंट पर, किसी भी एंगल पर। आओ भाई देख लेते हैं किसी भी एंगल पर पोटेंशियल। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका डायपोल मोमेंट ऐसा होगा, जिसके पी का डायरेक्शन ऐसा ही होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसके मिड पॉइंट से, पॉइंट ओ है, मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जो कि एंगल बना रहा है थीटा फ्रॉम द डायपोल या फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। मूवमेंट के डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। यहां पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो मैंने सबसे अच्छा तरीका क्या बताया था कि डायपोल मोमेंट को तोड़ लो। तो जैसे ही आप इस डायपोल मोमेंट को बेटा आप तोड़ेंगे, पहला एक एंगल की तरफ अलोंग द आर और अपोजिट टू द एंगल। तो एंगल की तरफ जब तोड़ेंगे मतलब अलोंग द आर तोड़ेंगे तो ये डायरेक्शन मिलेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट P cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट तोड़ दिया अपोजिट डायरेक्शन में P sin थीटा। इतना आप समझते हैं, जब भी किसी वेक्टर को तोड़ते हैं तो एंगल की तरफ जब तोड़ते हैं तो P cos थीटा, और एंगल के अपोजिट तोड़ते हैं तो P sin थीटा। इसको मैं रब कर देता हूं, है ना, ये सब उतार ही चुके होंगे आप। अब जब आपको डायपोल का डायपोल मोमेंट लिखना है तो क्या लिखेंगे, इस P cos थीटा के कारण एक डायपोल बन गया, एक P sin थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस P cos थीटा के कारण ये जो डायपोल है, डायपोल का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये P पॉइंट क्या बन गया, P cos थीटा के लिए एंड ऑन पोजीशन, और P sin थीटा के लिए P पॉइंट क्या बन गया, P sin थीटा के लिए 90 डिग्री दिख रहा है P पॉइंट। इस P sin थीटा के लिए पॉइंट क्या बन गया, ब्रॉड ऑन पोजीशन। इसका मतलब ये पोटेंशियल ऐसे लिखेंगे आप, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल मूवमेंट, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल मूवमेंट P cos थीटा एट P इज, तो P cos थीटा इस वाले के लिए वो हमारा इंडॉन पोजीशन था, तो इंडॉन पोजीशन हमने क्या निकाला, KP बाई आर स्क्वायर, है ना, KP बाई आर स्क्वायर निकाला। लेकिन P है क्या, P cos थीटा है, तो पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल P sin थीटा के लिए बात करूं तो जीरो हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल मूवमेंट P sin थीटा एट P इज कितना हो जाएगा, V2 मान लो, और V2 बराबर 0, क्योंकि वो ब्रॉड ऑन पोजीशन। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब बहुत अच्छे से देखो तो नेट पोटेंशियल कितना मिलेगा,
नेट पोटेंशियल दोनों डायपोल के कारण डायरेक्ट जोड़ दो, तो V इज इक्वल टू कितना हो गया, V1 प्लस V2, V2 तो जीरो ही हो चुका है, तो नेट पोटेंशियल भी कितना आने वाला है, KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर, KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। तो दिस इज द नेट पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। समझ आएगी बात, ये होती है नेट पोटेंशियल V की वैल्यू KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब इसकी हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की भी बात करेंगे, तो जल्दी से नोट करें, फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं। हाँ जी, रब करता हूं, आप कॉस करके उतार लीजिएगा, है ना। अच्छा, इसका मतलब पोटेंशियल मैक्सिमम या मिनिमम कब होगा, जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम होगी, क्योंकि थीटा ही हम बदल सकते हैं। तो सेम आर की बात की जा रही है और सेम पी की बात, मतलब एक ही डायपोल मोमेंट के कारण अगर मैक्सिमम पोटेंशियल निकाल रहे हैं या मिनिमम पोटेंशियल, तो पी कांस्टेंट हो गया, के कांस्टेंट हो गया, और सेम आर को फिक्स रखना है। तो इसका मतलब एंगल बदलना है, मींस पोटेंशियल डिपेंड कर गया किस पर, एंगल पर। तो V मैक्सिमम कब होगा बेटा, जब cos थीटा कितना हो जाएगा मैक्सिमम, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना हो गया, KP बाई आर स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन, कि इन डाउन पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज के पास जो पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। हाँ, इन डाउन पोजीशन, कौन सा पोजीशन, इन डाउन पोजीशन। मिनिमम पोटेंशियल कब होगा, जीरो क्या, नहीं, यहां जीरो नहीं होगा, जब cos थीटा की वैल्यू -1, वहां कुछ और केस होता था, वहां स्क्वायर था, तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकता है, लेकिन यहां पे खाली cos है, तो cos की मिनिमम कम से कम वैल्यू -1 आ जाएगी, और जब -1 आ जाएगी तो यहां पर पोटेंशियल के लिए माइनस का इंपॉर्टेंस है, जीरो मिनिमम नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कहीं पर 2 वोल्ट है और कहीं पर 1 वोल्ट है, कहीं पर 0 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट ज्यादा है 0 वोल्ट से, और 0 वोल्ट ज्यादा है -2 वोल्ट से, है ना। तो -2 वोल्ट का मतलब 2 वोल्ट जीरो से वो कम है, सबसे मिनिमम वोल्ट -2 वोल्ट होगी, है ना। उसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो मिनिमम पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -KP बाई आर स्क्वायर। -KP बाई आर स्क्वायर का क्या मतलब, कहां पर, ब्रॉड ऑन पोजीशन, हाँ जी, ब्रॉड ऑन पोजीशन, मतलब कहां पर मिनिमम पोटेंशियल मिलेगा, सॉरी ब्रॉड ऑन लिख रहा हूं, इन डाउन पोजीशन पे, इन डाउन पोजीशन, यहां भी इन डाउन पोजीशन, यहां भी क्या होगा, इन डाउन पोजीशन, लेकिन नेगेटिव चार्ज के पास, मतलब इन डाउन पोजीशन पर ही आपको मैक्सिमम पोटेंशियल मिलता है और इन डाउन पोजीशन पे भी मिनिमम पोटेंशियल मिलता है, बशर्ते पॉजिटिव चार्ज के पास आएंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा, नेगेटिव चार्ज के पास आएंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा। हाँ, एकदम आपको देख के भी समझ में आता है, सोच के देखिए, आपको पोटेंशियल बेटा यहाँ पे जीरो मिलता था ना, यहां पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट है, और यहां पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल मिल रहा है, यहां पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल मिल रहा है। इसका मतलब क्या कि यहां पॉजिटिव पोटेंशियल मिल रहा है, यहां सबसे मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहां मैक्सिमम पोटेंशियल से 0 हो गया, इसका मतलब सबसे ज्यादा वहां है, क्योंकि यहां भी 0 है तो यहां से इधर आओगे तो यहां भी 0 हो गया, है ना। तो इधर से पोटेंशियल घट रहा है और यहां से भी पोटेंशियल घट रहा है, तो यहां पोटेंशियल जो रहा होगा पक्का ही ज्यादा रहा होगा, इसका मतलब मैक्सिमम है वो। और यहां की बात अगर करें तो माइनस नेगेटिव पोटेंशियल है, यहां 0 पोटेंशियल है, तो ये वाला पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां से पोटेंशियल ये बढ़ रहा है और यहां से पोटेंशियल ये बढ़ रहा है, इसका मतलब पक्का ये वाला पोटेंशियल मिनिमम रहा होगा, है ना। ये चीजें होती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी शॉर्ट फॉर्म होता है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कहां पोटेंशियल कहां मिनिमम होगा, तो ये आपको समझ में आनी चाहिए, कहां पोटेंशियल मिनिमम होगा, कहां पोटेंशियल मैक्सिमम होगा ड्यू टू डायपोल, है ना, कहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, कहां इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आनी चाहिए। फिर हम अपने अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं और फिर जल्दी जल्दी से हम डायपोल को खत्म करेंगे। ओके, हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा, टॉर्क ऑन डायपोल इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो डायपोल पे लगने वाला टॉर्क, जब किसी डायपोल को हम किसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, मतलब बाहर ही, वो डायपोल खुद इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। एक किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डायपोल रखा हुआ है, मतलब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल को अगर रख दोगे तो डायपोल घूमने लगता है। क्यों घूमने लगता है, बातें अभी चर्चा में बातें आएंगी कि क्यों घूमता है, क्या क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है। मैं एप्लीकेशन में आपको बताऊंगा इसका कहाँ यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा भी है, सुना भी है, लेकिन समझ नहीं पाते, वो डायपोल का ही केस होता है। खैर मैं उसको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं किस पर चर्चा करूंगा, पहले मैं बात करूंगा टॉर्क की, है ना। तो आप जल्दी से हेडिंग डालेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप टॉर्क जानते नहीं जानते। तो मैं इतना चाहता हूं कि अगर मैं कोई भी क्लास 11 का कोई भी टॉपिक आ रहा है तो क्लास 11 का टॉपिक मैं थोड़ा थोड़ा यहां पे बताते चलो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क लिखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क, जल्दी से। टॉर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लेते हैं, क्या होता है भाई साहब बेसिक कॉन्सेप्ट। टॉर्क बेसिकली होता क्या है ना। टॉर्क का मतलब बेसिकली क्या होता है, टॉर्क का मतलब होता है, पहली बात, जब कोई चीज घूमता है तब टॉर्क लगता है, मानते हैं बात को। तो चलाने में कौन जिम्मेदार, फोर्स। चलाने में कौन जिम्मेदार, फोर्स। लेकिन घुमाने में कौन जिम्मेदार होता है, हमारा टॉर्क होता है। जब कोई चीज चलती है तो क्या आती है, वेलोसिटी। लेकिन जब कोई चीज घूमती है तो उस समय क्या आती है, उस समय एंगुलर वेलोसिटी आती है ना। तो घूमती है तो उस समय जिम्मेदार होता है ओमेगा, लेकिन जब चलती है तो जिम्मेदार होता है वी। उसी तरीके से अगर कोई बॉडी चल रही होती है तो उसका जिम्मेदार फोर्स होता है। चलाने का जिम्मेदारी किसका है, फोर्स का है। फोर्स लगाओगे तभी बॉडी चलेगी, या फोर्स लगाओगे तभी बॉडी रुकेगी। लेकिन अगर कोई चीज घूम रही है तो घुमाने में जिम्मेदारी किसकी होगी, हमारे टॉर्क की। तो घुमाने का जो जिम्मेदारी होगी वो किसकी जिम्मेदारी होगी, हमारे टॉर्क की जिम्मेदारी होगी। तो ये क्या है, इट इज बेसिकली, मैं ऐसे बोलता हूं, इट इज द घुमाओ इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, घुमाओ इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर किसी फोर्स के कारण कोई भी चीज घूम जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। इसका मतलब उस पर क्या लगा हुआ है, टॉर्क लगा हुआ। बेसिक डेफिनेशन है ये, फील करने वाला कि हाँ टॉर्क लगेगा कब। मतलब अगर आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद अगर बॉडी घूम गई, है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फोर्स लगाओ तो बॉडी घूमेगी ही, क्योंकि फोर्स लगाने में बॉडी चल भी सकती है। लेकिन अगर हम फोर्स लगाने में बॉडी घूम जाती है, इसका मतलब उस पर टॉर्क आ गया है। तो घुमाओ इफेक्ट ऑफ फोर्स इज बेसिकली नोन एज टॉर्क, है ना। तो घुमाओ इफेक्ट ऑफ फोर्स इज बेसिकली नोन एज टॉर्क। अगर मैं टॉर्क की बातें करूं तो ध्यान से अगर तुम यहां देखो तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई साहब ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। थोड़ा मैं तेज बोल दूं क्योंकि क्लास 11 का टॉपिक है, तो मैं तेज बोल देता हूं। तो क्लास 11 का टॉपिक में तेज बोल के आपको मैं समझाता हूं कि टॉर्क क्या होता है। तो मान लेते हैं ये आपका क्या है, एक बॉडी है यहां पर, है ना, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, इस पर फोर्स लगाया गया कैपिटल एफ। कितना फोर्स लगाया गया, कैपिटल एफ। अगर इस पर फोर्स लगाया गया कैपिटल एफ और लगातार कांस्टेंट कैपिटल एफ फोर्स लगाया जा रहा है तो ये बॉडी मूव करते 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 किसी यहां पोजीशन पहुंचेगी। अगर यहां पहुंच रही है तो यहां भी अभी कितना लगा है, यहां भी फोर्स अभी लगा है कैपिटल एफ, और हर समय फोर्स लगेगा कैपिटल एफ, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स हम बोल रहे हैं। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि एक आदमी यहां खड़ा है और एक आदमी यहां खड़ा है, ओ पॉइंट, ये आपका पॉइंट ओ है। एक आदमी यहां खड़ा है और एक आदमी इस पॉइंट पे खड़ा है। ये आदमी यहां बना देता हूं मैं, क्योंकि वहीं बनाऊंगा तो खराब हो जाएगा। इस आदमी का नाम है ए और इस आदमी का नाम क्या है, बी। अब मैं इस आदमी से अगर पूछूंगा कि भाई साहब बताओ कि ये बॉडी चल रही है कि घूम रही है, तो क्या बोलेगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये तो ऐसे जा रहा है, फोर्स लगा रहा है तो ऐसे जा रहा है। अगर ये बॉडी ऐसे जा रही है जिस पर फोर्स ऐसे लगा है और ये ऐसे ही देख रहा है, तो क्या बोलेगा, भाई साहब ये जो बॉडी जा रही है जिस पर फोर्स लगा है वो तो सीधा जा रहा है, और अगर बॉडी सीधा जा रहा है तो इस पर कोई घुमाव इफेक्ट नहीं आया। इसके रिस्पेक्ट में ये नहीं देख पाएगा कि ये घूम रहा है या फिर नहीं घूम रहा है। लेकिन यही चीज अगर मैं इससे पूछूं जो नीचे खड़ा हुआ है, जो इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है, वो क्या देखेगा, वो कहेगा भाई साहब
बॉडी अभी यहां है लेकिन घूम के वहां पहुंची, क्या उसका मुंडी घूमा? मुंडी घुमा ना, मतलब एंगल बना। ध्यान से अगर तुम देखो तो इसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये बॉडी घूम रही है। ये बॉडी कैसे घूम रही है? पहले वो यहां होगा, फिर ये वहां होगा, फिर कुछ देर बाद यहां होगा, फिर कुछ देर बाद यहां होगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये बॉडी ऐसे घूम रही है ना? तो इसका मतलब ये कि किसी बॉडी का चलना या फिर घूमना, है ना, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो ऑब्जर्वर जो देख रहा है वो कहां खड़ा है ना? मतलब चलना या घूमना ये भी रिलेटिव हो गया हमारा। दुनिया की हर चीज रिलेटिव है। दुनिया में जो भी चीजें हैं हर चीज रिलेटिव है, किसी न किसी रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। जैसे मैं अगर आपसे सिंपल सी अगर बात कहूं कि बताओ पंखा चलता है कि घूमता है? पंखा चलता है कि घूमता है? भाई साहब पंखा घूमता है, पंखा चलता नहीं। कहते नहीं पंखा चला दो, अरे पंखा चला दो, पंखा चलता नहीं भाई, पंखा घूमता है। ऐसे थोड़ी कि पंखा चल रहा है भाई साहब, पंखा चल रहा है ऐसे लेके नहीं थोड़ी चलना है ना? या फिर दोनों होता है? दोनों भी नहीं होता, है ना? दोनों भी नहीं होता, खाली घूमता है। किसी उसका एक्सिस फिक्स होता है, उसको मैं फिक्स किया रहता हूं, वो खाली क्या करता है? वो घूमता है अपने एक्सिस के अबाउट, ऐसे 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 ऐसे। पंखा घूमता है, पंखा चलता नहीं है ना? तो पंखा चलता नहीं है, जो लोग समझते हैं कि पंखा चलता है वो समझ जाएंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं। पंखा चलता नहीं है भाई, पंखा चलता नहीं है, पंखा घूमता है ना? अच्छा ठीक, तो पंखा चलता है कि घूमता है आप लोग गलत बोल देते, ठीक है। मैं अगर आपसे बोलूं कि बताओ हवाई जहाज जो है, जो एरोप्लेन है, वो क्या कर रहा है? मान लो हमारे प्राइम मिनिस्टर द पीएम आए, द पीएम आते हैं हमारे शहर में। अगर द पीएम आते हैं हमारे शहर में और हमारे घर के ऊपर से हेलीकॉप्टर जाता है, अगर हमारे घर के ऊपर से हेलीकॉप्टर जाता है, हम छत पे खड़े हैं, तो हम क्या बोलेंगे? हेलीकॉप्टर चल रहा है या फिर घूम रहा है? घूम रहा है ऑब्वियसली भाई, हेलीकॉप्टर घूम रहा है, हेलीकॉप्टर नहीं चल रहा है। कैसे सोच के देखो, एंगल बनाओगे ना, एंगल चेंज हो रहा है। देखो एंगल चेंज हो रहा है। मान लो पीछे था तुम ऐसे खड़े, हेलीकॉप्टर पीछे था, तो क्या देखो? ऐसे देखो, ओ हेलीकॉप्टर आ रहा है। हेलीकॉप्टर को हमेशा देखते जाओ। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो हेलीकॉप्टर को हमेशा देखते जाओ। तो पहले क्या हुआ? तुम ऐसे खड़े हुए थे, है ना? ये एंगल तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये एंगल ऐसे कम होता गया, 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 कम होता गया। उसके बाद बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। जितना दूर जाता जाएगा उतना एंगल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये ऐसे घूम रहा था, हेलीकॉप्टर घूम रहा था। किसके रिस्पेक्ट में? जो अर्थ पे खड़ा है, जो अर्थ पे बेसिकली खड़ा है, उसके रिस्पेक्ट में भाई साहब घूम रहा है वो, है ना? अगर तू यहां खड़ा होगा, हेलीकॉप्टर ऐसे जा रही है, तो ध्यान से देखो ना, ये एंगल देखो, पहले कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। जब कभी भी एंगल चेंज होता है, आपने सुना, जब कभी भी एंगल चेंज होता है मतलब क्या करता है? वो मोशन करता है। कौन सा? सर्कुलर मोशन, है ना? जब एंगल चेंज होता है वो क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है। तो रेट चेंज ऑफ, सॉरी सर्कुलर मोशन कह रहा हूं, उसका एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। और अगर एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है, इसका मतलब घूम रहा है। घूमना का क्या मतलब होता है? घूमने का मतलब ये होता है चेंज करना। क्या चेंज करना? एंगल। अगर किसी पार्टिकल का एंगल किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ अगर एंगल चेंज होता है, तो इसका मतलब पार्टिकल घूम रहा है ना? अच्छा, उसी हेलीकॉप्टर की बात कर रहा हूं। उसी हेलीकॉप्टर के अंदर द पीएम मोदी साहब बैठे हुए हैं और गृह मंत्री हमारे बैठे हुए हैं, अमित शाह। अगर दोनों लोग बैठे हुए हैं तो बताओ, अमित शाह जब पूछेंगे, अमित शाह के रिस्पेक्ट में वो हेलीकॉप्टर चल रहा है नहीं चल रहा है? नहीं, अमित शाह जी के रिस्पेक्ट में वो हेलीकॉप्टर नहीं चल रहा, क्योंकि वो उसी हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए। क्यों? क्योंकि जितनी रफ्तार हमारे गृह मंत्री जी की है, उतनी रफ्तार हमारे हेलीकॉप्टर का भी है। दोनों की रफ्तार सेम है, क्योंकि वो उसी के अंदर बैठे हुए हैं भाई। दोनों की रफ्तार क्या है? सेम है। तो दोनों की रफ्तार क्या है? सेम है, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में हवाई जहाज नहीं चल रही है। अगर हवाई जहाज को चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, आपको चारों तरफ से बंद कर दिया जाए और आपको ये देखने न दिया जाए कि बाहर का कैसा वातावरण है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हेलीकॉप्टर चल रहा है या नहीं चल रहा है। यही चीज आपके साथ ट्रेन में भी होगा, अगर ट्रेन आपका हिलेगा डुलेगा नहीं। समझ में आ रही बात? सोचो, जो आदमी ट्रेन के अंदर बैठा है उसके रिस्पेक्ट में हेलीकॉप्टर तो चल ही नहीं रहा, वो रेस्ट में है, उसके रिस्पेक्ट में रुका हुआ है। लेकिन जो आदमी अर्थ पे है उसके रिस्पेक्ट में हेलीकॉप्टर घूम रहा है।
उसके रिस्पेक्ट में हेलीकॉप्टर घूम रहा है। तो देखो ये डिपेंड करेगा कि हेलीकॉप्टर चल रहा है नहीं चल रहा है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये डिपेंड करता है। तो हमें कहां से देखना पड़ेगा, यहां से। तो यहां से अगर देखना पड़ेगा, ध्यान से अगर तुम देखो तो किसी भी टाइम टी पर ये पार्टिकल कहां पहुंचा, किसी भी टाइम टी पर ये पार्टिकल हमारे यहां पहुंचा। अगर यहां पहुंचा तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बेटा कितना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये हमारा मान लेते हैं ये आपका आर है, आर वेक्टर। और ये आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर का हेड हमेशा पार्टिकल की तरफ होता है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हो आर वेक्टर का हेड वहां होता है जहां पर फोर्स लगता है, और आर वेक्टर का हेड टेल वहां होता है जहां पर कोई चीज देखा जा रहा है, जो देख रहा है ऑब्जर्वर, है ना। तो ये फोर्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, फोर्स हो गया। अच्छा, ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये बेटा आर का डायरेक्शन था, है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो अब सोच के देखो, घुमा रहा है ना। और अगर ये घुमा रहा है तो टॉर्क क्या होगा। पहली बात, यहां पे टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस बात पर चर्चा करनी है। तो उस टॉर्क को निकालने के लिए मैं एक चीज और समझाता हूं, ध्यान से अगर तुम देखो तो इस फोर्स को तोड़ो, दो कंपोनेंट करो, एंगल की तरफ मतलब आर के डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में, आर के डायरेक्शन जब तोड़ोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ कॉस थीटा। और एंगल के ऑपोजिट डायरेक्शन में तोड़ोगे, एंगल के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब तोड़ोगे तो इसकी वैल्यू क्या, एफ साइन थीटा। ध्यान से अगर तुम देखो तो मैं अगर तुमसे पूछूं बताओ कौन सा ऐसा फोर्स है, देखो तोड़ने पे एकदम ढंग से समझ में आ जाएगा आपको, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है एफ साइन थीटा में और एफ कॉस थीटा में जिस पार्टिकल को घुमा रहा है। तो आंसर है एफ साइन थीटा। आंसर क्या होगा आपका, एफ साइन थीटा। क्यों, क्योंकि ध्यान से अगर तुम देखो, अगर तुम यहां खड़े हो गए और अगर ये पार्टिकल पे ऐसे फोर्स लग रहा है, तो पार्टिकल का फोर्स लग रहा है तो ये आर इसका बढ़ा रहा है ना, पोजीशन बढ़ा रहा है, और ये घुमा भी नहीं रही है, मतलब खींच रहा है, ये पार्टिकल को खींच रहा है। अगर ये फोर्स लगा है पार्टिकल को खींच रहा है, अगर ये पार्टिकल को खींच रहा है तो ये घुमा नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये चला रहा है, ये घुमा नहीं रहा है। मतलब ये आदमी क्या बोलेगा, ये वाला फोर्स इस पार्टिकल को चला रहा है, देखो खींच रहा है, ये फोर्स क्या कर रहा है, खींच रहा है। लेकिन ये क्या बोलेगा, ये कहेगा भाई साहब ये फोर्स जो है ये पार्टिकल को घुमा रहा है यार, एंगल भी चेंज हो रहा है, ये आर भी बढ़ता चला जा रहा है। मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये फोर्स घुमा रहा है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये फोर्स चला रहा है। अब बताओ ये जो यहाँ पार्टिकल, यहाँ जो आदमी बैठा है, इस आदमी के रिस्पेक्ट में ये एफ कॉस थीटा क्या कर रहा है। तो ध्यान से देखो तो ये इसके रिस्पेक्ट में चला रहा है, मतलब पार्टिकल को घुमाने में एफ कॉस थीटा का कोई रोल नहीं है। पार्टिकल को घुमाने में अगर एफ कॉस थीटा का कोई रोल नहीं है तो तुम्हें एकदम ढंग से दिख रहा है भाई, ये ऐसे ऐसे चलाने की कोशिश कर रहा है, वो चला नहीं पा रहा है उस रास्ते में, वो अलग बात है, वो इसी रास्ते पे जा रहा है, लेकिन ये चाह रहा है कि ऐसे आ जाए फोर्स इस पार्टिकल को। तो इसका मतलब घुमाने की जिम्मेदारी किसकी हुई, एफ साइन थीटा। मतलब जो फोर्स एफ लग रहा है, एफ फोर्स में पूरा का पूरा एफ फोर्स आपका घुमा नहीं रहा है पार्टिकल को, पूरा का पूरा एफ फोर्स टॉर्क जनरेट नहीं कर रहा है, उस एफ फोर्स का एक पार्ट है जो टॉर्क जनरेट कर रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो घुमाने की जिम्मेदारी किसने ली, घुमाने की जिम्मेदारी एफ साइन थीटा ने ली। एफ साइन थीटा के कारण ये पार्टिकल घूम रहा है, न कि फोर्स एफ के कारण। और अगर एफ साइन थीटा के कारण ये पार्टिकल घूम रहा है तो ध्यान से अगर तुम देखो तो ये आर हो गया ये पोजीशन, ये एफ साइन थीटा हो गया। तो टॉर्क को डिफाइन करते हैं जिस पोजीशन पे है इनटू में एफ साइन थीटा, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है आर इंटू में एफ परपेंडिकुलर, या फिर ऐसे लिखो टाउ बराबर आर इंटू एफ साइन थीटा। वो फोर्स जो घुमा रहा है तो एफ साइन थीटा घुमा रहा था और पोजीशन कितना था, आर था, तो आर इंटू एफ साइन थीटा। और इसी एफ साइन थीटा को मैंने एफ परपेंडिकुलर लिख दिया। एफ परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर फोर्स किसके परपेंडिकुलर,
आर के, विथ आर। समझ में आ रही बात? तो ये R इंटू एफ परपेंडिकुलर हो गया, तो R इंटू एफ परपेंडिकुलर हो गया, और इसे दूसरे फॉर्म में भी लिखा जाता है, अगर आप याद करें R परपेंडिकुलर इंटू एफ भी लिखा जाता है। चाहे R परपेंडिकुलर इंटू एफ लिखें, चाहे F परपेंडिकुलर इंटू R लिखें, चाहे R इंटू एफ इंटू साइन थीटा लिखें, एक ही बात है। कैसे? ध्यान से देखो कैसे। अगर हम मिटाऊंगा तो तुम वहां समझ में आएगा ये आर परपेंडिकुलर, लेकिन आर परपेंडिकुलर मतलब समझ लो। आर परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ फोर्स, फ्रॉम लाइन ऑफ फोर्स। मैं दोबारा इसको मिटा के दिखाता हूं आपको कैसे है। ध्यान से अगर आप देखें, ध्यान से अगर आप देखें तो कोई खास बात नहीं है, देख सकते हैं, वो तो देख ही रहे हैं, है ना। तो मैं अगर ये बोल रहा हूं कि ये पार्टिकल है बेटा, यहां से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया था, यहां से देखा जा रहा है, यहां पहुंच गया पार्टिकल, इस पे फोर्स लगा, फोर्स इधर लगा, तो सबसे पहली बात कर लेते हैं लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज बेसिकली लाइन ऑफ फोर्स, है ना। एक लाइन ड्रॉ करो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस पूरी लाइन को ही क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ एक्शन। तो ध्यान से देखो, तो ये पूरी की पूरी लाइन ही क्या कहलाई? लाइन ऑफ एक्शन। ये पूरी लाइन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एक लाइन खींच दो उससे जाते हुए, वही तुम्हारा क्या है? लाइन ऑफ फोर्स। तो ये बेसिकली हुआ क्या? लाइन ऑफ फोर्स। और यहां ऑब्जर्वर था, ये एंगल कितना बना रहा था? थीटा, और ये आर का डायरेक्शन था, तो ध्यान से देखो, तो ये भी थीटा, ये आर का डायरेक्शन हो गया। ये क्या हो गया? आर का डायरेक्शन। अब बहुत अच्छे से अगर तुम देखो तो इसी के पहले लाइन खींच दो, तो एक कंपोनेंट आर कॉस थीटा का इधर मिला, आर का एक कंपोनेंट ये होगा कितना? ये आर कॉस थीटा मिला, और एक कंपोनेंट अपोजिट में मिला, ये कितना बना? आर साइन थीटा। दिख रहा है? तो ये व्हाट इज दिस? आर साइन थीटा। आर साइन थीटा है क्या? आर साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन लाइन ऑफ फोर्स। इस लाइन ऑफ फोर्स पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आर साइन थीटा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो आर साइन थीटा इंटू एफ करें तब भी वही वैल्यू आएगी, चाहे एफ साइन थीटा इंटू आर करें तब भी वही वैल्यू आएगी। लेकिन आर परपेंडिकुलर का मतलब आपको समझ में आना चाहिए है क्या? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन लाइन ऑफ द फोर्सेस। जो लाइन ऑफ फोर्स है उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचना है ना। तो ये डिस्टेंस जितना होगा उतना डिस्टेंस ये होगा, कोई खास बात नहीं, आप तो समझिएगा वो आर परपेंडिकुलर क्या है। तो टाउ बराबर आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा, टाउ बराबर कितना होगा? टाउ बराबर आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा, टाउ बराबर आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, टाउ बराबर और क्या हो जाएगा? टाउ बराबर आपको मिल गया अच्छा, टाउ बराबर मिल गया आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आगे बढ़ जाओ। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत अच्छी बात है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन ही पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड तो पता है, डायरेक्शन क्या होगा, है ना। सबसे पहली बात इसको ऐसे लिखा जाता है, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस में एफ, क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है ना। जब कभी दो वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन के साथ साइन थीटा लगा हो तो इसका मतलब पक्का वो क्रॉस प्रोडक्ट है। जब कभी दो वेक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन के साथ कॉस थीटा लगा हो तो पक्का वो डॉट प्रोडक्ट है।
तो इस तरीके से जज करते हैं। तो r इंटू एफ इंटू साइन थीटा, इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, जैसे ए क्रॉस बी का निकालते थे, मतलब r के डायरेक्शन से f के डायरेक्शन में हाथ घुमा दो राइट साइड, है ना। कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ f फ्रॉम r वेक्टर, मतलब r से f के बीच में डायरेक्शन घुमाना है। मतलब r का डायरेक्शन बेटा ये था आपका, और फोर्स का डायरेक्शन ऐसे था। तो हमें अगर एंगल निकालना है, सॉरी टॉर्क का डायरेक्शन निकालना है, तो सीधा क्या कर दो, r से लेके f की तरफ एक डायरेक्शन बना दिया करो, यही एंगल है ना, एक डायरेक्शन बना दो। इसका मतलब ये कैसे, r से लेके f के बीच में हाथ घुमाना है। देखो r क्रॉस है, अगर f क्रॉस होता r होता तो कैसे करते, ऐसे ऐसे। तो ये कैसे घूम रहा है, ये r क्रॉस f, देखो डायरेक्शन देखो नीचे आ रहा है, r क्रॉस f, इसका मतलब इधर दाहिने हाथ को घुमा दो, है ना। r क्रॉस f दाहिने हाथ को घुमा दो, दाहिने हाथ जैसे घुमाओगे तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर आ गया, अंदर। लेकिन कभी r इस डायरेक्शन में होता और f का डायरेक्शन ऐसे होता, तो r से लेके f तक अपने दाहिने हाथ को घुमाना है। सबसे पहले एंगल बना लो, थोड़ा आसान हो जाता है। r से लेके f तक एंगल बनाओ, तो किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो r क्रॉस f डायरेक्शन बाहर रहा है, तो अपने राइट हैंड को r से लेके f तक, राइट हैंड की उंगलियों को क्या करना है, r से लेके f तक घुमाना है। तो जो डायरेक्शन हमारे थंब का आता है वो डायरेक्शन टॉर्क का आता है। ये सब क्लास में पढ़ा होगा आपने, मैं तो आपको रिवाइज करा रहा था थोड़ा सा समय लेकर, है ना, ताकि जब हम टॉर्क की बातें करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो आप उलझे नहीं, है ना। कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, इसको जल्दी से नोट करिए जल्दी से, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखो, एक क्वेश्चन लिखो जरा, तो एक स्टेटमेंट जरा लिखो। तो अगर मैं स्टेटमेंट आपको ये बोलूं कि इफ नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, देन इट इंप्लाइज दैट नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स बताना है। दूसरा क्वेश्चन कि इफ नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0, देन इट इंप्लाइज दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, ये भी बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। तो मेरा क्वेश्चन समझिए आप, कि अगर किसी बॉडी पर या किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो जाता है, तो क्या पक्का है उस पर नेट टॉर्क 0 होगा। इंप्लाइज का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स 0 तो पक्का है नेट टॉर्क 0 है। ये सही बात है कि गलत बात है, मतलब ट्रू है कि फॉल्स है। अगर किसी बॉडी पर नेट टॉर्क 0 हो जाता है तो पक्का नेट फोर्स 0 है। ये पूछ रहा हूं कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, सोचो। मैं बताता हूं, गलत सोच रहे हैं आप, है गलत सोच रहे हैं आप, दोनों ही फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स है ना। आप एक में किसी एक में आप ट्रू सोच रहे होंगे, दोनों ही फॉल्स होगा। कैसे फॉल्स होगा मैं बताता हूं, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मैं अगर आपसे ये बोलूं, ये कोई बॉडी है इस टाइप की, आपने खूब मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ऐसा पढ़ा होगा। और अगर मैं बोलूं इधर से इस बॉडी पर 10 न्यूटन फोर्स लगा, और इस बॉडी पे इधर से 2 न्यूटन फोर्स लगा, तो बताओ इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लगा, 5 न्यूटन लगा। ऑब्वियस सी बात है, 5 न्यूटन जाएगा किधर, बॉडी के मूव करने का डायरेक्शन क्या होगा, 10 न्यूटन की तरफ होगा, जिधर जाता उधर जाएगा। ये धक्का मारना है। क्या बॉडी घूम रही है, क्या बॉडी घूमेगी, आंसर है नहीं, बॉडी तो नहीं घूमेगी। बॉडी घूमने वाली नहीं है। नॉर्मली अगर बात करो तो बॉडी घूमने वाली नहीं है। तो ध्यान से अगर तुम देखो, यहां पर नेट फोर्स 0 नहीं है, लेकिन नेट टॉर्क 0 है, मतलब बॉडी घूम नहीं रही है। अगर बॉडी नहीं घूम कहां रही भाई, तो एंगल चेंज होना चाहिए, तो सरफेस पे चल रही है। अपने बॉडी पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन लगाए हैं, आपने वहां पे आपने सोचा क्या कि बॉडी घूम रही हो, तो बॉडी चल रही थी ना, फोर्स लगा बॉडी चल रहा था, है ना। तो वहां बॉडी चल रही थी,
घूम नहीं रही थी, चल रही थी, तो नेट फोर्स जीरो है, लेकिन नेट टॉर्क नेट फोर्स जीरो नहीं है, नेट फोर्स कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन नेट टॉर्क जीरो है क्योंकि घूम नहीं रही। अच्छा, तो किसका एग्जाम्पल मैंने दिया कि टॉर्क जीरो हो तो नेट फोर्स जीरो हो, ये कोई जरूरी नहीं है ना। दूसरा, बॉडी ऐसे रखी गई है वर्टिकली, और इसके ऊपर वाले साइड पर 10 न्यूटन फोर्स इधर लगाओ, और नीचे वाले साइड पर लेफ्ट साइड में 10 न्यूटन फोर्स इधर लगाओ, और अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ नेट फोर्स क्या होगा, तो क्या बोलेंगे बेटा? जीरो। दोनों साइड में फोर्स लगा 10 न्यूटन और जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो कितना हुआ? जीरो हुआ। बहुत अच्छी बात है। अगर नेट फोर्स जीरो हुआ, बताओ क्या ये बॉडी घूमेगी क्या? क्या ये बॉडी घूमेगी क्या? हाँ, ये बॉडी घूम रही है। सोच के देखो, ये देखो, ये फोर्स क्या कर रहा है, इसको इधर घुमाने की कोशिश कर, ये वाला इधर घुमाने की कोशिश कर, मतलब ये ऐसा है। किसके अबाउट घूमेगा? किसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे घूमेगा। फील तो कर ही सकते हैं आप, थोड़ा बहुत तो फील कर सकते हैं। देखो, मतलब घूम रहा है तो नेट टॉर्क जीरो नहीं है, और अगर नेट टॉर्क जीरो नहीं है तो ये बात है, घूमने लगी, नेट टॉर्क जीरो नहीं आएगा यहाँ पर। हाँ, समझ में आ रही बात? अच्छा, तो हमें क्या समझ में आया? हमें समझाना क्या चाह रहा था? अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो जाए तो नेट टॉर्क जीरो हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर किसी बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो हो जाए तो नेट फोर्स जीरो हो जाए, ये भी जरूरी नहीं है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो अब अगर ध्यान से देखो तो ये आपको बातें समझ में आ गई होगी। एक चीज और, एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, इसे बोलते हैं कोरोलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोलरी बोलते हैं। कोरोलरी मतलब जैसे थ्योरम होता है ना बेटा, थ्योरम का छोटा भाई है कोरोलरी, है ना, ऐसा समझ सकते हैं। कोरोलरी लिखो, लिखना ये है, इफ नेट फोर्स is equal to 0, then torque about each and every point acting on the body is same। ये कोरोलरी। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो दुनिया के किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा? सेम, किसी भी पॉइंट के अबाउट। जैसे ये वाला केस किया था, इस पर नेट फोर्स जीरो था ना, मैं आपको समझाता हूं दिखाकर, मैं दिखाता हूं आपको कैसे जीरो हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखो, तो मैं समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर ये बॉडी है, इस पे फोर्स लगा इधर, मान लो कितना? F। इधर फोर्स लगा कितना? F। एक पॉइंट है आपका A, एक पॉइंट है आपका B, और एक पॉइंट है आपका C। बताना है टॉर्क अबाउट द पॉइंट A, टॉर्क अबाउट द पॉइंट B, टॉर्क अबाउट द पॉइंट C। दिख रहा है नेट फोर्स जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो है और अगर मैं सही कह रहा हूं, इसका मतलब ये कि टॉर्क A पॉइंट के अबाउट, B पॉइंट के अबाउट और C पॉइंट के अबाउट तीनों सेम आना चाहिए। समझ में आ रही बात? और निकाल देते हैं। चलो, इस A पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकालने की कोशिश करते हैं तो ध्यान से देखो, यहां फोर्स तो लग रहा है लेकिन R बराबर जीरो है। फोर्स तो लग रहा है लेकिन R बराबर जीरो। R क्या होता है? R वेक्टर का हेड वहां होता है, या R वो होता है जहां पर फोर्स लगता है। R वेक्टर का हेड वहां होता है जहां फोर्स लगता है। फोर्स तो इसी पॉइंट पे लग जा रहा है जहां पे जिसके अबाउट मुझे निकालना है। तो R की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। और अगर R की वैल्यू जीरो होगी मतलब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आने वाला नहीं है।
तो सिर्फ ओनली किस पॉइंट के अबाउट आने वाला है, इस फोर्स के कारण आने वाला है, इस पॉइंट के अबाउट। तो ध्यान से अगर आप देखें तो अगर इनके बीच का सेपरेशन मैं कहता हूं L है, कितना है L या 2L ले लो, दिक्कत वाली बात नहीं है, कितना ले लो 2L। तो ध्यान से अगर तुम देखो 2L परपेंडिकुलर लेंथ है फोर्स के, तो सीधा सीधा क्या लिखोगे, सीधा सीधा लिखोगे टॉर्क टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर लेंथ या परपेंडिकुलर आर, तो सीधा लिखोगे F इंटू में 2L बराबर कितना हो गया 2FL। और डायरेक्शन बेटा किधर होगा, डायरेक्शन देख लो, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है ना, तो R से लेके F तक घुमाते हैं। R क्या होता है, इस पॉइंट में फोर्स लगा है, R का डायरेक्शन, इसका हेड नीचे की तरफ, R का हेड वहां होता है जहां फोर्स लग रहा होता है, तो ये R का हेड हो गया, इसी को नीचे खींच दोगे तो R का हेड नीचे की तरफ जाता गया। तो R से लेके F तक एंगल घुमाओ, किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब अंदर, R से लेके F तक एंगल घुमाना है, किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज मतलब अंदर, अंदर मतलब इनसाइड। कितना टॉर्क लगा, क्लियर। बी पॉइंट के अबाउट निकालो, ये किस पॉइंट के अबाउट था, ए पॉइंट के अबाउट था। अब बी पॉइंट के अबाउट निकालो, वही हाल होने वाला है। बी पॉइंट के अबाउट बेटा जब निकालोगे तो इस फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि वहीं पर लग रहा है। सिर्फ किसका बचेगा, और अगर सिर्फ इसका बचेगा तो परपेंडिकुलर लेंथ 2L है और फोर्स FL है, F है, तो अभी भी कितना आने वाला है 2FL टॉर्क आने वाला है। लेकिन डायरेक्शन है ना, तो आर वेक्टर का डायरेक्शन, इस पॉइंट के अबाउट आर वेक्टर का हेड वहां होता है जहां फोर्स लगता है, ऊपर जाएगा, और इसको जब ऊपर बढ़ा दोगे तो आर से लेके एफ तक एक एंगल बनाओ। ध्यान से देखो तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे अगर घूम रहा है मतलब दाहिना हाथ यूज करना है, दाहिना हाथ यूज करना है, तो ये अंदर गया, अभी भी कितना इनसाइड। हाँ सर, मजा आ गया, मजा आ गया, ऐसा लगता है कि आप सच बोल रहे हैं। हाँ बेटा मैं सच ही बोल रहा हूँ, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा। दोनों देखो टॉर्क बड़ा बना है। चलो सी के पॉइंट देख लेते हैं, इसमें क्या है, सी पॉइंट के पॉइंट देखो, सी पॉइंट के पॉइंट देखो। चलो टॉर्क अबाउट सी पॉइंट, अगर सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखना है बेटा, तो ध्यान से अगर तुम देखो तो ये फोर्स भी टॉर्क जनरेट करेगा और ये फोर्स भी जनरेट करेगा, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट निकाल। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके कारण, इस फोर्स के कारण जो टॉर्क आएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर लेंथ L है ना, इसके लिए परपेंडिकुलर ये लेंथ लोगे ना आधी, इस पॉइंट के अबाउट ये लेंथ L, और इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर लेंथ L है, तो इसके लिए कितना होगा LF, इसके लिए भी कितना होगा LF। तो मान लेते हैं दोनों फोर्स के कारण टॉर्क कितना आएगा, τ1 प्लस τ2, प्लस कब करेंगे, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, है ना। डायरेक्शन देख लो, इस पॉइंट के अबाउट आर का डायरेक्शन ऊपर अंदर, इस पॉइंट के अबाउट आर का डायरेक्शन, इस फोर्स के लिए आर का डायरेक्शन नीचे, अभी भी ऐसे घूम रहा है, अभी भी अंदर। क्या दोनों का डायरेक्शन अंदर ही मिला, हाँ, अगर अंदर मिला तो क्या लिखेंगे, F इंटू में L प्लस में F इंटू में L बराबर कितना 2FL। इसका मतलब टॉर्क अबाउट द पॉइंट ए, टॉर्क अबाउट द पॉइंट बी, टॉर्क अबाउट द पॉइंट सी सेम। बेटा वही नहीं, अगर दुनिया में कोई भी पॉइंट, इसके नीचे कोई पॉइंट ले लो यहां पर, उसके अबाउट भी सेम आएगा। यहां ले लो 2FL ही आने वाला है, यहां ले लो 2F, कहीं भी ले लो, दुनिया में किसी पॉइंट ले लो, लेकिन शर्त क्या है, शर्त if net force acting on the body is equal to 0, then the torque acting on the body at each and every point is same। मतलब अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स बराबर 0 हो गया तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। दुनिया के कोई भी पॉइंट उठा लेंगे तो ये आपका कोरोलरी था, जिसको मैंने प्रूव किया है। पॉज करके आगे उतारेंगे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता के मैं बेटा आपसे अलविदा लूंगा। जल्दी करें। दूसरा कोरोलरी, दूसरा कोरोलरी लिखेंगे, दूसरा कोरोलरी क्या है कि इफ बॉडी रोटेट्स, if body free to rotates
free to rotates, then it always rotates about an axis which is passing through center of mass. ये तो जानते होंगे सेंटर ऑफ मास. Center of mass is a point where total mass of the body assumed to be concentrated at that point. माना जाता है कि वहां होगा. असलियत में तो अलग अलग जगह पे ना, लेकिन अगर वहां मान के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. इसलिए हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास. खैर यहाँ पे कोई बात नहीं, सेंटर ऑफ मास की यहाँ बात नहीं. मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैं क्या बोला, अगर बॉडी फ्री टू रोटेट कर रही है, देखो दो टाइप का रोटेट करा जाता है. एक होता है कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट करा दिया, मजबूरी वाला मोशन. कंस्ट्रेंट माने मजबूरी वाला मोशन. जैसे ये हो गया, पेन है, ये ढक्कन है, अब मैं इस पेन को घुमा रहा हूं. अब इस पेन को मैं घुमा रहा हूं, क्या ढक्कन भी इस पेन के साथ साथ घूम रहा है? मार्कर के साथ घूम रहा है ना, मजबूरी है इसकी, मार्कर की. दैट इज बेसिकली कंस्ट्रेंट मोशन. लेकिन अगर इसका पेन इसका ढक्कन में निकाल दो, अब इसके ढक्कन को कोई जरूरत ही नहीं है, तो अब ये कंस्ट्रेंट मोशन नहीं है. कंस्ट्रेंट मोशन बेसिकली क्या होता है, मजबूरी वाला मोशन. मजबूरी वाला मोशन बेसिकली नोन एज कंस्ट्रेंट मोशन. जैसे आपका दरवाजा, बेटा दरवाजा अगर आपको घुमाएंगे, दरवाजा घुमाएंगे तो दरवाजा किस एक्सिस के अबाउट घूमता है? एकदम किनारे जो एक्सिस होता है, कब्जा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कब्जा किनारे लगा होता है. तो कब्जे के अबाउट वो क्या कर रहा होता है, घूम रहा होता है ना. लेकिन अगर उसी दरवाजा को निकाल दो, फ्रीली रोटेट कर दो, अगर उस दरवाजा को क्या कर दो, फ्रीली रोटेट कर दो, तो हमेशा वो अपने उस एक्सिस के अबाउट नाचेगा जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, वैसे से नाचेगा. लेकिन अगर आपने उसको कंस्ट्रेंट कर दिया, मतलब मजबूर कर दिया, भाई साहब आपको इसी एक्सिस के अबाउट नाचना है. अगर इसी एक्सिस के अबाउट अगर आपको नाचना है तो कंस्ट्रेंट हो गया. और अगर कंस्ट्रेंट मोशन हो गया तो ये फ्री टू रोटेट नहीं कर रहा है, ये आपकी मर्जी से रोटेट कर रहा है. तो ये तो फ्री टू रोटेट का मतलब समझे, अपने आप घूमना. मतलब वो अपने आप नहीं घूमेगा, मतलब अपने आप ही नहीं कोई बॉडी घूमने लगेगी, मतलब घुमा के छोड़ दो, मजबूर मत करो उसको, घुमा के उसको क्या कर दो, छोड़ दो. जैसे मैंने इसी को क्या कर दिया, इसी को ऐसे घुमा के छोड़ दिया, तो अगर इसी को ऐसे घुमा के छोड़ूंगा तो एक्सिस के बॉडी रोटेट करेगा. तो इफ बॉडी फ्री टू रोटेट्स देन इट ऑलवेज रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. अगर कोई बॉडी फ्रीली रोटेट करता है तो हमेशा उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा होगा. मतलब अगर ये बॉडी है, अगर ये रॉड है, अगर इसे नचा के छोड़ दोगे तो हमेशा ये उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा जो उसके सेंटर ऑफ मास मतलब L/2 मतलब बीचों बीच से पास होगा. इसी तरीके से अगर इसी रॉड को क्या कर दो, इसी रॉड को बेटा एक किनारे से हिंज्ड कर दो, बांध दो, और अब इसे रोटेट करो, तो हमेशा ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, हमेशा जिस एक्सिस के अबाउट आपने हिंज किया है उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा. तो दिस इज नॉट फ्री टू रोटेट एंड दिस इज फ्री टू रोटेट. तो दैट टाइप ऑफ मोशन नॉट, इस टाइप का मोशन नहीं कर रहा है. कहां गया ये, फ्री टू रोटेट लिखा हुआ है ना, तो फ्रीली मोशन नहीं कर रहा है. दैट टाइप ऑफ मोशन इज नॉट फ्रीली, दिस इज फ्रीली. तो फ्रीली मतलब घुमा के छोड़ दिया और वो घूमने लगा, दैट इज बेसिकली फ्रीली मोशन. तो इतनी सी कहानी थी. ये पूरी कॉरोलरी और टॉर्क अपने दिमाग में रखिएगा. अगले टाइम पे मिलेंगे तो टॉर्क और वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी 3 टॉपिक पढ़ के हम टॉर्क को खत्म करेंगे. उसके बाद हम गॉस थ्योरम पे आगे बढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.